हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जीवन को सरल, सुखमय, समृद्ध व आरामदायक बनाने के लिए ना रसायन शास्त्र का बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, और कहे तो आधुनिक युग का आधार ही रसायन है। ठीक है, जो अभी हम इतने मॉडर्न तरीके से जी रहे हैं, इन सबका बेसिस जो है ना वो केमिस्ट्री ही है। ठीक, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम किसी न किसी रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग तो करते ही करते हैं। ठीक है ना, तो उनका वो क्षेत्र कौन से, उसके उपयोग कौन कौन से हैं, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, इसको हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो कौन कौन से भागों में है, तो इसका महत्व कार्य क्षेत्र रसायन विज्ञान का, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये निम्न भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका है पहला कृषि व खाद्य पदार्थों, कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा है औषधि के क्षेत्र में। तीसरा है उद्योग के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक, चौथा सुख सुविधा व आराम के क्षेत्र में। ठीक, और एक और है पांचवा नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक, तो ये 5 है। फिर इसको और भी डिवाइड किया गया, मैं सबको आपको वन बाई एक्सप्लेन भी करूंगा सबको। तो इसको डिवाइड नहीं किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको डिवाइड किया गया है, पहले ये है, तो यह जीवन रक्षक औषधि के रूप में। ठीक है, और दूसरा है रोग प्रतिरोधक के रूप में। ठीक है, फिर इसका तीसरा कर देता हूँ मैं, रोग प्रतिरोधक हो गया, दर्द निवारक, निश्चेतक और रोगाणुनाशी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और फिर इसका संक्रमणहारी व जीवाणुनाशी के रूप में। ठीक है, के रूप में ठीक, और एक आ जाएगा आपका ये होगा प्रतिजैविक व प्रशांतक के रूप में। ठीक, अभी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं वर्गीकृत कर देता हूँ कि कितना किसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। फिर इसको भी डिवाइड किया गया है, तो मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका वस्त्र निर्माण में। ठीक है, वस्त्र निर्माण में। फिर इसको डिवाइड किया है भवन निर्माण में। ठीक, और फिर प्लास्टिक व कांच की वस्तुएं निर्माण में। ठीक, और फिर पेंट, वार्निश
पेंट वार्निश रंजक के निर्माण में, ठीक है। 1 2 3 4 और एक और, इसको मैं थोड़ी इधर लगा जाता हूँ। रंजक के निर्माण में होगा पेंट वार्निश, और ये आ जाएगा आपका धातु निष्कर्षण, निष्कर्षण धातु निष्कर्षण। निष्कर्षण कैसे लिखते हैं, हिंदी बहुत खराब है। निष्कर्षण धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण हुआ मिश्र धातु निर्माण, ठीक है। अब ये है सुख सुविधा और आराम के क्षेत्र, इसको भी डिवाइड किया गया, तो इसको मैं नॉर्मल डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। तो इसका पहला है आपका, चलो इसको भी ऐसे डिवाइड कर देता हूँ जिससे अच्छा लगे देखने में, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। तो ये है घरेलू प्रयोग की वस्तुएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, फिर वातानुकूलन, और फिर ईंधन, और फिर शिक्षा व मनोरंजन, शिक्षा व मनोरंजन, ठीक है। और यहाँ पर आवागमन व संचार। तो ये इतने सारे क्षेत्र हैं, इसमें डिवाइड किया गया। इन सबको मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कृषि और खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो देखो हम कृषि में ना आजकल जो है वो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, जिसमें भोजन की समस्या में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उसकी सुविधा के लिए हम लोग अधिक फसल हो, इसके लिए हम खाद उर्वरक का यूज करते हैं। तो हम कृषि व खाद्य पदार्थों में उर्वरक के रूप में ना हम अमोनिया, यूरिया पदार्थ, यूरिया का यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं ऐसे बहुत सारे रासायनिक उर्वरक है जिसका हम कृषि और खाद्य पदार्थों के में यूज कर रहे हैं, ठीक। जिससे क्या होती है, फसल अधिक होती है और हमें कम समय में ज्यादा पैदावार मिलती है, ठीक है ना। तो कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में हम रासायनिक विज्ञान का कौन कौन सा किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये सारे रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम करते हैं कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में, ठीक है। अब औषधि के क्षेत्र में, तो औषधि के क्षेत्र में जीवन रक्षक औषधि के क्षेत्र में हम लोग रासायनिक विज्ञान का क्या यूज करते हैं। पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी जो उसके वजह से अगर उनको ट्रीटमेंट ना मिल पाता था तो क्या हो जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अभी रसायन विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका कि हम कितनी छोटी बीमारी और कितनी बड़ी सी भी बड़ी बीमारी, उन सब का इलाज हम कर सकते, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो, उन सब का इलाज हम आज संभव है किया जा सकता है। तो पहला है जीवन रक्षक औषधि के रूप में। तो देखो अगर हमें सपोज जीवन रक्षक औषधि के रूप में उल्टी दस्त हो गया है, तो उल्टी दस्त हो गया तो उसके लिए हम सल्फा औषधि, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखोगे सल्फा औषधि और पेनिसिलिन यूज किया जाता है, ठीक। और जैसे कि अगर एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है, तो कैंसर हो गया तो उसके लिए टेक्सॉल और सीसीपॉल्टिन टाइप के दवाइयों का यूज किया जाता है। और अगर आपको एड्स हो गया है तो उसके लिए AZT, ठीक, AZT एक मेडिसिन है, इसका भी यूज किया जाता है, ठीक। और तो ये है जीवन रक्षक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगर उल्टी दस्त हो गया है तो उसके लिए टेक्सॉल सीसीपॉल्टिन का यूज करते हैं। अगर कैंसर हो गया है तो उसके लिए नहीं उल्टी दस्त हो गया है तो हम उसके लिए आप लोग का पेनिसिलिन सल्फा औषधि का यूज करते हैं। और अगर आप मान लो कि आपको कैंसर हो गया है तो उन सब के लिए आपको टेक्सॉल सीसीपॉल्टिन का यूज करते हैं। अगर एड्स हो गया तो उसके लिए AZT, इन सब का यूज किया जाता है,
ठीक है, रोग प्रतिरोधक के रूप में। अगर आपको रोग प्रतिरोधक के रूप में मान लो आपकी इम्यूनिटी शक्ति कम हो गई है, तो इम्यूनिटी शक्ति के कम करने को बढ़ाने के लिए हम लोग टीके लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। जैसे अभी कोरोना हम लोग पर हावी हो गया था, तो हम लोग का इम्यूनिटी पावर क्या हो गया था, कम हो गया था ना, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम रोग प्रतिरोधक के रूप में वैक्सीन और टीके लगवाते हैं। ठीक है, दर्द निवारक, निषेचक और रोगाणुनाशी। तो देखो, दर्द निवारक के रूप में हम लोग एस्प्रिन यूज करते हैं, ठीक है, और निषेचक के रूप में हम लोग क्लोरोफॉर्म, ईथर और कोकीन और नार्सिलिन, इन सब पदार्थों का हम लोग यूज करते हैं। और रोगाणुनाशी के रूप में किसका यूज करते हैं, रोगाणुनाशी के रूप में आप लोग क्लोरामीन, मर्क्यूरोक्रोम और आयोडीन, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, रोगाणुनाशी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, संक्रमणहारी व जीवाणुनाशी के रूप में फिनॉल, जैसे देखो कहीं पर अगर जीवाणु है तो वहां पर तो संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा, ठीक, तो हम वहां पर फिनॉल का फर्श साफ करने के लिए, नालियों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। और टिक्सर आयोडीन का भी यूज किया जाता है संक्रमण को दूर करने के लिए। ठीक है, प्रतिजैविक प्रशांतक के रूप में, तो प्रतिजैविक के रूप में हम लोग पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, इन सब का यूज करते हैं। प्रशांतक के रूप में बारब्यूटिक अम्ल और सार्पिसिल, इनोकॉल, इन पदार्थों का यूज करते हैं। देखो, ये जो जीवन रक्षक है, इसके द्वारा हमें जीवन जीने के लिए, मतलब रोगों से लड़ने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग लेते हैं मेडिसिन। ठीक, दर्द निवारक, पेन किलर के रूप में एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन सब का यूज करते हैं ना, जैसे सिर दर्द होता है तो हम लोग यूज करते हैं। निश्चेतक क्या होता है, जब आपको किसी तरह का ऑपरेशन या किसी तरह का कुछ करना होता है, तो आपको बेहोश करना है या फिर आपको कोई असर न हो, मतलब आपको शून्य करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसको निश्चेतक कहा जाता है। रोगाणुनाशी, किस तरह से आपको रोग हो जाता है तो उस रोग को दूर करने के लिए करते हैं। संक्रमण या जीवाणु से आपको किसी तरह से संक्रमण फैलते जा रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, उसको दूर करने के लिए। प्रतिजैविक, किसी एंटीबायोटिक को हमें किसी तरह से फफूंद या किसी वजह से हमें ना फफूंद हमारे शरीर में या फिर किसी तरह से प्रतिजैविक हमारे अंदर में आ रहे तो उसको मारने के लिए प्रतिजैविक को हम यूज करते हैं। प्रशांतक, अगर मान लो कि आपका सिर दर्द हो रहा है, तो जैसे कि आप लोग जितने आपको शांत करने के लिए, जैसे कि वो ठंडा वाला तेल आता है जिसको लगाने से हमारा सिर दर्द ठंडा हो जाता है, तो प्रशांतक के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक, अब औद्योगिक क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र में देखो वस्त्र निर्माण, तो वस्त्र निर्माण में हम लोग किसका यूज करते हैं, वस्त्र निर्माण में हम लोग टेलरिन, डेक्रॉन, बैकेलाइट का यूज नहीं करते ना, टेलरिन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे बहुलक है वस्त्र के, ठीक है, तो इनका यूज हम लोग वस्त्र निर्माण में करते हैं। ठीक है, भवन निर्माण में किसका करते हैं, तो भवन निर्माण में हम लोग इस्पात का, सीमेंट का यूज करते हैं, इस्पात का यूज करते हैं, ठीक, मोटर का यूज करते हैं, और जलरोधी और जलरोधी, अग्निरोधी और एग्जिस्टॉस पदार्थों का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक व कांच की वस्तु बनाने के लिए हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, बेकेलाइट का यूज करते हैं और पीवीसी का यूज करते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन का यूज करते हैं, सारी चीजों से प्लास्टिक बनाया जाता है। पेंट और वार्निश और रंजक के निर्माण के लिए हम लोग मेलेक एंड ग्रीन, इंडिको, पुट्टी और मेथिल ऑरेंज, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, धातु निष्कर्षण व मिश्र धातु के निर्माण में हम लोग, जैसे कि मिश्र धातु बनाना तो कांसा, सोना, तांबा, लोहा, इस्पात, इन सब को मिक्स करके हम लोग कुछ और दूसरे तरह का धातु बनाते हैं ना, तो उन सब के निर्माण में इसका यूज करते हैं। इस्पात का और तांबे का, कॉपर का, इन सब का यूज किया जाता है। ठीक, अब सुख सुविधा और आराम के क्षेत्र में, तो सुख सुविधा और आराम के क्षेत्र में क्या है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, तो घरेलू उपयोग की वस्तुएं में क्या आ जाता है, घरेलू उपयोग की वस्तु में आप लोग के जितने सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है, जैसे क्रीम पाउडर में जितने भी आपको बोरोप्लस, फेयर लवली, ये सारा जितना भी कॉस्मेटिक है ना, वो सब कुछ आता है, साबुन, तेल, पाउडर, ये सब चीज घरेलू वस्तु जो भी सारे के सारे क्या है, ये सब तो रासायनिक पदार्थों से मिलकर ही बने हुए हैं ना। ठीक है, वातानुकूलन के रूप में हम लोग टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियोन 12, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है,
ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में तो हम करते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी, कोल गैस, ये सारे ईंधन के रूप में तो यूज किया जाता है ना, ठीक है। और शिक्षा और मनोरंजन के रूप में पेपर भी एक रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। पेपर, स्याही, पेन, पेंसिल, रबड़, इन सब का यूज करते हैं। मनोरंजन के रूप में हम लोग फोटोग्राफी रिकॉर्ड, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में यूज करते हैं। आवागमन संचार में बस, स्कूटर, ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सारी चीजें, इसमें भी तो हम लोग डीजल पेट्रोल का वो भी तो रासायनिक पदार्थ है ना, उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो नाभ की ऊर्जा के नाभ की ऊर्जा में ना नाभ की संलयन होता है और नाभ की विखंडन होता है, ठीक है। और नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन के द्वारा क्या होता है, उससे ना ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा का ना हम लोग ना विद्युत उत्पादन में, मोटरों को चलाने में, कारखानों में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना सारा इनका सबका यूज मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान से सारा एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ इसमें, कृषि और खाद्य पदार्थों में यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट का यूज किया जाता है। औषधि के क्षेत्र में ये सब है। जीवन रक्षक औषधि के रूप में हम लोग जब उल्टी दस्त हो जाता है तो हम सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन और पेनिसिलिन और वो वाला यूज करते हैं हम लोग, अभी बताया था आपको। सल्फर ड्रग का यूज किया जाता है। अगर मान लो हम लोग को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के लिए हम लोग कैंसोलेटेक्सोल, सिसिपोल्टीन का यूज करते हैं, ठीक है। और मान लो एड्स हो गया तो उसके लिए AZT का यूज करते हैं। रोग प्रतिरोधक के लिए वैक्सीन, टीके लगवाए जाते हैं। दर्द निवारक के लिए एस्प्रिन लिया जाता है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन। निषेचक के रूप में क्लोरोफॉर्म, ईथर और कोकीन, नार्सिलिन का यूज करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में हम लोग क्लोरोमीन का यूज करते हैं। और मर्क्यूरोक्रोम, आयोडीन, इन सब का यूज किया जाता है। संक्रमणहारी जीवाणुनाशक के रूप में प्रतिजैविक का यूज किया जाता है। प्रतिजैविक में नहीं, संक्रमणहारी जीवाणुनाशक में हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं और टिक्चर आयोडीन का यूज किया जाता है। प्रतिजैविक के रूप में हम लोग पेनिसिलिन और स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। प्रशांतक के रूप में हम लोग बारब्यूटिक अम्ल और सार्फिसॉल और इक्वेलिन का यूज करते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। टेफ्लॉन का यूज नहीं करते हैं, नायलॉन का यूज, टेलरिन का यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं, डेक्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। और इन सब का यूज किया जाता है। भवन निर्माण में हम लोग सीमेंट, एब्सिस्टॉल, जलरोधी, अग्निरोधी, इस्पात, इन सब का यूज किया जाता है। प्लास्टिक व कांच के निर्माण में इसमें हम लोग पॉलीथीन, पैकेलाइट, पीवीसी और टेफ्लॉन, इन सब का यूज किया जाता है। पेंट वार्निश में मैलेकाइन ग्रीन, मेथिल ऑरेंज, इंडिको, पुट्टी, इन सब का यूज किया जाता है। धातु निष्कर्षण में किसका किया जाता है, सोना चांदी, इन सबको मिक्स करके कोई दूसरा धातु बनाते हैं ना, लोहा का, कापर का, पीतल का, कांसा का, इन सबको मिक्स करके हम कोई दूसरा धातु बनाते हैं, ठीक। सुख सुविधा में घरेलू उपयोग में जितने भी आपके क्रीम पाउडर, साबुन पाउडर, ये सारी चीजें हैं, उन सब का यूज हम लोग घरेलू उपयोग की वस्तु में करते हैं। सब रासायनिक पदार्थ ही है। वातानुकूलन में द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियोन 12 जो फ्रिज में गैस के रूप में यूज किया जाता है। ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी और भी बहुत सारे, कोल गैस, इन सब का यूज करते हैं। शिक्षा और मनोरंजन में, शिक्षा में पेपर, शीश, रबड़, इन सब, स्याही। मनोरंजन में फोटोग्राफी रिकॉर्ड, प्लेट बनाने में यूज किया जाता है। आवागमन संचार में स्कूटर, बस, ट्रेन और हेलीकॉप्टर में जो डीजल यूज होता है और पेट्रोल यूज होता है वो सब रासायनिक पदार्थ ही तो है। नाभ की ऊर्जा में क्या होता है, जब नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का हम ऊर्जा उत्पादन में, कारखानों में, मोटरों को चलाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र। अभी इसका मैं आपको कार्य क्षेत्र को बता देता हूँ, ठीक है। महत्व और उसका उपयोग हुआ है। तो अब मैं इसका कार्य क्षेत्र बताता हूँ। कार्य
क्षेत्र, ठीक। स्कोप, तो देखिए इसका स्कोप क्या है, अकार्बनिक के रूप में, अकार्बनिक रसायन के रूप में, ठीक है। दूसरा कार्बनिक रसायन के रूप में, तीसरा भौतिक रसायन के रूप में, ठीक। चौथा वैश्लेषिक, वैश्लेषिक रसायन के रूप में, पांचवा जीव रसायन के रूप में, ठीक। तो ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो अकार्बनिक में हम लोग ना कार्बन को छोड़कर खनिज और उनके यौगिकों तत्वों के जितने भी यौगिक खनिजों उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। कार्बनिक में कार्बन के यौगिक और हाइड्रोकार्बनों का हम लोग कार्बन के यौगिक और हाइड्रोकार्बनों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिक रसायन में इसमें हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत में हम लोग लॉस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और भी बहुत सारे लॉ हैं जिन्होंने बताया कि लाइट कैसे रिएक्ट करता है, एप्पल ऊपर से नीचे कैसे गिरता है, ये बहुत सारे लॉ हैं। इन सारे लॉस के बारे में हम लोग ना भौतिक रसायन में पढ़ते हैं, ठीक है। और वैश्लेषिक रसायन में इसमें हम लोग मेटल और लाइट के इंट्रैक्शन, मतलब जब किसी परमाणु किसी अणु पर जब लाइट डालते हैं तो क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग बहुत वैश्लेषिक रसायन में, ठीक। जीव रसायन में हम इसमें जीव जंतु वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका कार्य क्षेत्र, ठीक है। अब एक और आता है टॉपिक, एक आता है आपका व्यवहारिक रसायन, व्यवहारिक रसायन। देखिए व्यवहारिक रसायन भी है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि रसायन, ठीक, कृषि रसायन के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे मृदा रसायन और चौथा पढ़ते हैं हम लोग औषधि रसायन, औषधि रसायन के बारे में, ठीक। पांचवा पढ़ते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अंतरिक्ष रसायन, अंतरिक्ष रसायन। छठवा पढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण रसायन, ठीक है। और सातवां पढ़ते हैं हम लोग नाभिकीय रसायन ग्रुप, नाभिकीय रसायन, इनके बारे में पढ़ा जाता है। आठवां पढ़ा जाता है नाभिकीय रसायन के रूप में हो गया अपराध रसायन के रसायन। और फिर नौवां पढ़ेंगे विष रसायन, वैश्विक रसायन के रूप में, वैश्विक रसायन के रूप में, ठीक। और 10वां पढ़ेंगे हम लोग युद्ध रसायन के रूप में, ठीक। 11वां पढ़ेंगे हम लोग खाद्य रसायन के रूप में। और 12वां पढ़ेंगे हम लोग रहित रसायन के रूप में, ठीक। और 13वां पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा रसायन के रूप में। तो ये सारे व्यवहारिक रसायन के स्कोप हैं, इतने सारे बारे में पढ़ा, इनके इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो कृषि रसायन में हम कृषि से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। औद्योगिक में जितने भी उद्योग, कारखाने, कांच, प्लास्टिक, जितना भी पेपर हर एक उद्योग के बारे में पढ़ा जाता है। मृदा रसायन में भूमि की ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है, तो उसमें उर्वरा शक्ति है कि नहीं, इन सबका परीक्षण इसके बारे में पढ़ा जाता है। औषधि रसायन में मेडिसिन कैसे बननी है, कब बननी है, कहाँ बननी है, कितना मात्रा में बननी है, ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक रसायन में स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है।
पर्यावरण में कितना पोल्यूशन हो चुका है, कितना प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। नाभिकीय रसायन में परमाणु बम बनाने में परमाणु बम जो बनते हैं उन सब के बाद परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बम कैसे बना जाता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय खंडन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। अपराध रसायन में जब हम कोई गुनाह कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो अब हमारे डीएनए के द्वारा, बाल में जो डीएनए होता है, फिर हमारे ब्लड के सैंपल्स लेकर उन सब के बारे में जो पढ़ा जाता है वो अपराध रसायन के अंतर्गत में आता है। वैश्विक रसायन के रूप में जितने भी हम लोग विष या फिर जहर, पॉइजन बनाने के बारे में जो पढ़ा जाता है ये सब वैश्विक रसायन के रूप में आ जाता है। युद्ध रसायन के रूप में जब कहीं पर युद्ध होता है तो वहाँ पर परमाणु बम या कोई बम बनाना होता है, मानव बम बनाना है, कोई भी बम बनाना है, या फिर युद्ध हो रहा है तो उसमें कौन सा पदार्थ डाले तो विस्फोट हो जाए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खाद्य रसायन के रूप में जो फूड होता है उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके कैसे रखेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, कैसे इजी बनाया जा सके, कौन सा गलत पदार्थ मिलाएं, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है। हरित रसायन के रूप में फसल को हम लोग कम समय में ज़्यादा पैदावार कैसे ले लें, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है। ऊर्जा रसायन के रूप में हम ईंधन का उपयोग करके कैसे ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और भी कहाँ कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है ऊर्जा रसायन। ठीक, तो अलग अलग से क्षेत्र हैं जिसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, इतना हो गया 11 के सिलेबस में, इतना ही है। अभी आगे कुछ टॉपिक और है। अगला टॉपिक है रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न समस्या। ठीक है, तो ये देखो रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न समस्या कौन कौन से हैं। नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में देखो, अब जब हम नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं ना तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। जैसे अगर कहीं पर परमाणु बम गिराया गया या फिर कोई बम गिराया गया तो वहाँ पर बहुत साल तक कोई फसल नहीं होगी या फिर वहाँ के लोग विकलांग पैदा होंगे। तो इसका लाभ तो है ही है, लेकिन इसके हम लोग समस्या भी होता है। ठीक, तो नाभिकीय ऊर्जा के रूप में समस्या होती है। दूसरा है विस्फोटक पदार्थों के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में विस्फोटक पदार्थों के रूप में। ठीक, देखो विस्फोटक पदार्थ जैसे कि TNT, RDX, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, रिसर्च डिपार्टमेंट RDX एक्सक्लूसिव, इन सब के बारे में भी विस्फोटक पदार्थ हैं। जहाँ पर अगर कहीं पर बमबारी करनी है, विस्फोट करना है, तो इन सब पदार्थ का यूज करते हैं। तो विस्फोट होने से क्या होता है, वहाँ पर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो रासायनिक पदार्थ का अगर हम कुछ चीज़ों जैसे कि मान लो कि पत्थर को तोड़ना है तो उसका यूज करेंगे, लेकिन अगर यही पदार्थ इसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषण भी तो फैलता है, वहाँ की चीज़ें नुकसान भी होती है। तो रासायनिक पदार्थों का लाभ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, तीसरा नशीले पदार्थों के रूप में। ठीक, नशीले पदार्थों के रूप में देखो तो नशीले पदार्थों का हम लोग बेहोश करने के लिए या फिर शून्य करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक, तो नशीले पदार्थ एक रासायनिक पदार्थ है, इसको हम अगर एक सही मात्रा में यूज करते तो हमारे ठीक है मेडिसिन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता तो ये हमारे लिए जहर बन जाता है। पर्यावरण, पॉलीथीन का यूज हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, प्लास्टिक का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में कर रहे हैं। अभी तो प्लास्टिक हर एक चीज़ बन गई है, लेकिन अगर ये जानते हो ना गलता नहीं है जल्दी से, तो ये इसका दुष्प्रभाव है बहुत बड़ा, हम लोग को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसका लाभ तो है लेकिन इसका दुष्परिणाम भी है। ठीक, कीटाणुनाशक के रूप में देखो, जब हम फसलें होती हैं तो वहाँ पर कीटों को मारने के लिए, फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए हम कीटाणुनाशक का उपयोग करते हैं। ठीक, तो फसल तो सही हो जाती है, लेकिन उसमें रहने वाले मछली होते, जीव जंतु होते, जो भी जलीय जीव होते हैं, उन सबको भी बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक, तो पॉलीथीन के रूप में
कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक, छठवां ग्रीन हाउस गैसों के रूप में। देखो मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, अर्थ पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पॉल्यूशन फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, और बहुत सारे जीव मर भी जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी मर जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ रासायनिक पदार्थों की उत्पन्न समस्या। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा। ठीक है, आगे का टॉपिक मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।